Good morning, students. Chapter 1 National Income is still continued, and yesterday we have read about national income at current prices and national income at constant prices. I have told you the difference between the two, how we will calculate according to current prices and how according to constant prices. This is explained to you in the last lecture. And today we will see what is the significance of current and constant prices, कि हम इन दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है और हमारे लिए कौन से प्राइसेस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच शोज़ द रियल पिक्चर ऑफ नेशनल इनकम. So national income at current prices is mainly affected by two factors. One, change in prices, and second, change in physical goods. So if we take the price of current year and the goods also of the same year and we multiply them and find out national income, then current prices में जो भी change होगा उसके according नेशनल इनकम की फिगर में चेंज आएगा. क्योंकि सपोज 2011 के प्राइसेस हैं और उसी साल के हमारे प्रोडक्ट हैं, अमाउंट ऑफ गुड्स है. फिर नेक्स्ट ईयर की जब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेशन की तो उसमें जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स है और उसी साल का सपोज हम प्राइस लेवल ले रहे हैं तो दैट इज़ कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू करंट प्राइसेस. सपोज the production of goods and services is same in 2011 and 2012, but prices are rising, then the difference between national income will be the difference only of prices, not of goods and services. तो अगर खाली प्राइसेस बढ़ने से नेशनल इनकम का फिगर बड़ा आता है तो इससे क्या होता है कि जो भी चेंज आया नेशनल इनकम की फिगर में, जो बढ़ी हुई फिगर हम देख रहे हैं, तो ये सिर्फ हमें एक फॉल्स पिक्चर दिखा रहा है कि नेशनल इनकम राइज हुई है, जबकि गुड्स और सर्विसेज का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. दैट इज़ नॉट इंक्रीज्ड. इंक्रीज किस में हुआ है? प्राइसेस में. तो इसलिए कांस्टेंट प्राइसेस का कॉन्सेप्ट दिया कि प्राइसेस हमें कांस्टेंट लेने चाहिए और फिर एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज will be multiplied by the constant prices. तो prices हम किसी भी बेस ईयर के constant ले लेते हैं और उससे हम वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जो चेंज आता है वो चेंज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, एंड दैट इज़ द रियल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट हैं, वो हमने किसी बेस ईयर के लिए हैं. बेस ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस ईयर में प्राइसेस में लीस्ट फ्लक्चुएशंस हुए हों, प्राइसेस स्टेबल हों. तो ऐसे साल के प्राइस लेवल को हम बेस ईयर प्राइस बना देते हैं और बेस ईयर के प्राइसेस से, कांस्टेंट प्राइसेस से जब हम गुड्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो चेंज आता है वो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, एंड दैट इज़ द रियल पिक्चर ऑफ नेशनल इनकम. सो एडवांटेज ऑफ रियल नेशनल इनकम और रियल जीएनपी. तो जो कांस्टेंट प्राइसेस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है दैट इज़ कॉल्ड रियल नेशनल इनकम, और जो करंट प्राइसेस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है दैट इज़ नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम. सो नाउ विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रियल नेशनल इनकम. नेशनल इनकम measured at constant prices truly reflects the real change in physical output of a country, and it enables us to make a year-to-year comparison of national income, and that is due to volume of goods and services. Real national income is also helpful in making international comparisons of economic performances of different countries. अब जब हमारे पास रियल नेशनल इनकम का डाटा होता है तब हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करके अपने कंट्री के लेवल को मेजर कर सकते हैं कि कितना हमारा कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आगे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, और कितनी हमारी नेशनल इनकम उनसे पीछे है या कितनी आगे है. वी कैन टेल द कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव कंक्लूजन्स ऑफ आवर कंट्री विद अदर कंट्रीज़. Now we'll tell meaning of an economy. Economy
इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ये सब वर्ड्स डिराइव्ड हैं एक दूसरे से। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने आपको बताया, उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया, सब्जेक्ट मैटर बताया। बट व्हाट इज़ इकोनॉमी? नॉर्मली वी स्पीक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, अफ्रीकन इकोनॉमी। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन इकोनॉमी। बट व्हाट इज़ इकोनॉमी? An economy is a system which provides people means to work and earn a living. कोई भी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें वहाँ के सिटीजन्स को, वहाँ के रेजिडेंट्स को मीन्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है। You all know that we have to earn money for satisfaction of our wants. Without satisfying our wants we can't survive. तो अपनी wants को satisfy करने के लिए हमने goods और services का production करना है। अब ये production activities में सभी लोग involved हैं। कोई किसी तरह की production activity में, कोई goods का production कर रहा है, कोई services का production कर रहा है। production activities में सभी लोग involved हैं। क्यों involved हैं? Because to earn money, क्योंकि money necessity है life को run करने के लिए। और मनी हम कैसे अर्न कर रहे हैं, कैसे जनरेट कर रहे हैं? बाय द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस सिस्टम में हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को रन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हम ये कर रहे हैं वही सिस्टम एक इकोनॉमी है। हर कंट्री की अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। हर कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री में अलग अलग तरह की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहाँ पर मनी जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। तो वो पूरा सिस्टम उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को बनाता है। अब कौन कौन सी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर इनकम जनरेट होती है? दे आर सो मैनी, ऑल आर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। कहीं पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और कहीं पर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्कूल्स, सिनेमा हॉल्स। यहाँ पर क्या है? सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। सभी जगह मनी जनरेट हो रही है। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, चाहे वो गुड्स की है या सर्विसेज की है, तो सारी प्रोडक्शन यूनिट्स जिस सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं, दैट सिस्टम इज़ नोन एज इकोनॉमी। सो ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन इकोनॉमीज एंड नोन एज बाय इट्स नेम, लाइक इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। दैट्स नाउ विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. Goods are of two types. Goods can be classified into two, final and intermediate. But what is the criteria by which we can classify these goods? So we will define final goods like all goods which are meant either for consumption by consumers or by investment by firms are called final goods. Final goods सभी प्रोडक्शन प्रोसेसेस को क्रॉस कर चुके हैं, रेडी टू यूज़ हैं, चाहे कंज्यूमर्स के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा। वो सभी गुड्स फाइनल गुड्स कहलाएंगे जो फाइनली प्रोड्यूस हो चुके हैं, सभी प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर चुके हैं। अब वो रेडी टू यूज़ हैं ईदर बाय कंज्यूमर्स और बाय प्रोड्यूसर्स। दे आर फाइनल गुड्स। बट इंटरमीडिएट गुड्स, ऑल गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन और for resale in the same year are known as intermediate goods. और जो गुड्स या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में या सेम ईयर में रीसेल के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो these goods are intermediate goods. Any good is final or intermediate that depends on its end use. कोई भी गुड अपने आप में ना तो फाइनल है ना इंटरमीडिएट है। दैट डिपेंड्स ऑन एंड यूज़। ये हमारे यूज़ पर डिपेंड है कि हम उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं या हम उसका फाइनल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, शुगर है, तो इफ़ शुगर इज़ यूज्ड इन आवर हाउस बाय द कंज्यूमर्स दैट इज़ फाइनल गुड. बट इफ़ शुगर इज़ यूज्ड by the sweet makers, by the halwais as a raw material, then it is intermediate goods. So students, read it thoroughly in your books. That's all for today. Thank you.